फिजिक्स में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे और एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे बता दी थी। जैसे ये कोई करंट कैरिंग वायर था तो इसके इस पॉइंट पे हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे ये आर यहाँ से डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था कि बी डॉट डी एल का हम इंटीग्रेशन करते हैं लाइन इंटीग्रल, तो ये म्यू नॉट आई के इक्वल होता है और इसे इंटीग्रेट करके बी इंटू टू पाई आर ये हो जाता था म्यू नॉट आई। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर ये मैंने बताया था। लास्ट टर्म पे हमने करंट डेंसिटी का डिस्कशन करा था, ये सब बातें तो हो गई थी। करंट डेंसिटी आई अपॉन ए जो हमने बताया था उसको एक बार फिर से देख लो, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। वो ये है जो लास्ट टाइम पे हमने बताया था, ये जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट फ्लो करेगी ये आई, तो ये आई करंट जो होगी ये इस पूरे क्रॉस सेक्शन से होगी और हमने जे को बताया था एक वेक्टर क्वांटिटी है करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये 2 पाई आर एल नहीं होगा, 2 पाई आर एल तो केवल पेरीमीटर की लेंथ और इस पेरीमीटर मतलब जो आउट सरफेस है उसका एरिया होगा। यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस वायर, ये होगा। तो ये ध्यान रखना है कि एरिया की जगह 2 पाई आर एल करंट के केस में या करंट डेंसिटी के केस में नहीं लेना है, लेना पाई आर स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है। तो यहां से लास्ट में मैंने पाई आर स्क्वायर रखा भी है मैग्नेटिक फील्ड निकालते वक्त, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि करंट डेंसिटी जो होगी वो इस क्रॉस सेक्शन से जितने से करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू हम लेंगे। तो ये जो जे होगा आपका ये क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया, और ये इस तरीके से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस वजह से जो सरफेस पे फील्ड हमने बताई थी V इज इक्वल टू, वो बताई थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये एट द सरफेस अगर पॉइंट यहां पर लाई करता है तो हमने कहा था कि इसको जब इंक्लोज करेंगे आप, तो ये इंक्लोजर जो होगा ये आर अगर डिस्टेंस है तो इस इंक्लोज करंट की वजह से जो एम्पेरियन आप सर्कल बनाएंगे, इस एम्पेरियन सरफेस की वजह से आप लाइन इंटीग्रल करेंगे तो बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल जो होगा वो कंप्लीट करंट आई होगी यहां से, और डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई कैपिटल आर। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन, अगर बी निकालेंगे तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगा ये। तो यहां हमने करंट डेंसिटी का टर्म लिखा था, तो करंट डेंसिटी का टर्म आई अपॉन पाई आर स्क्वायर रखना है, ना कि 2 पाई आर एल के टर्म्स में रखना है जो एरिया रखना है। पेरीमीटर के एरिया मतलब ये केवल कवर अप एरिया, जो कवर का एरिया होता है वो मैंने ये तरीके से बताया था, जिसका सिलेंडर का एरिया जो होता है ये लेंथ एल, ये साइड ए, तो ए इंटू बी का मतलब ये 2 पाई आर इंटू एल, तो ये केवल सरफेस का एरिया होगा। लेकिन क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो सर्कुलर होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन। तो आप देखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगा ये, और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर की वैल्यू जो है, अगर हम आई की वैल्यू इसके टर्म्स में रखना चाहें, जे के टर्म्स में, तो जे होगा आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर। तो यहां से करंट क्या हो जाएगा, जे टाइम्स पाई आर स्क्वायर ये। तो बी की वैल्यू यहां रख लेंगे तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, और जे की ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आई जे इंटू पाई आर स्क्वायर, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जे के टर्म्स में ये वैल्यू ये आएगी, यहां से पाई कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा, और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो जे के टर्म्स में करोगे तो म्यू नॉट ये जे आर अपॉन 2 कुछ ऐसा आएगा मैग्नेटिक। वहां हमने शायद म्यू नॉट जे आर बता दिया, तो उसको एक बार देख लेंगे आप ध्यान से। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और
एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमको जिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था ये सारी बातें कर लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड और टॉरॉइड। इन दो को पढ़ने के बाद केवल मैग्नेटिक मोमेंट बचेगा, बाकी टॉपिक हो जाएगा फिर। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ये पहले हम समझते हैं कि सोलेनॉइड होता है। जैसे हमने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करी थी। ये लूप है ऐसा, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात करी थी, अगर करंट ऐसे, सपोज दैट ऐसे, और अगर करंट इस डायरेक्शन में ऐसे, इस पॉइंट को नीचे में, तो ये आई थी इस तरीके से। जब हमने ये करा था तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आई थी, फिर हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फील्ड आई थी वो एक दूसरे से कैंसिल हो रही थी, और इस डायरेक्शन में जो कॉस कंपोनेंट था मैग्नेटिक फील्ड का वो ऐड हो रहा था। तो ये लूप की वजह से था, जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर ऐसे हम कई लूप बनाए, जैसे ऐसे हम करीब नजदीक नजदीक दो लूप बनाते हैं, तो क्या सिचुएशन होगी, इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये होता कैसे सोलेनॉइड। ये इस तरीके से, तो इस पे क्या होगा, ये इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है जो सेंटर से जाएंगी, जैसे ये करंट कैरिंग लूप है, तो मैंने बताया था कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पर, अगर करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एक्सिस के लॉन्ग ऐसे आएगी, ये थंब आपका रिप्रेजेंट करेगा। और अगर क्या है, करंट स्टेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्सेज होती हैं। अब इसमें क्या होगा, ये स्टेट जाएगा, और अलग अलग पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अलग अलग तरीके से, इस तरीके से होगी कि जैसे यहां पर निकलती हुई दिखेगी आपको ऐसे, इस तरीके से, और जो एक्सिस से जाएगी वो सीधी ऐसे निकल जाएगी, ऐसा ऐसा, इस तरीके से। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं, जो क्लोज लूप के लिए, जैसे ये सिंगल लूप है, तो इसकी एक्सिस के अलोंग तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप किनारे पर पहुंचेंगे तो ये क्लोज लूप बनाती हैं ऐसे, ये फिर धीरे धीरे ये स्ट्रेट होती जाएगी, फिर इस तरीके से। ऐसी लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं ऐसे, और एकदम टर्मिनल पे क्या होगी, हल्का क्लोज लूप होगी इस तरीके से, और फिर ये ऐसे। तो ये पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं इस तरीके से। अब इसको हम अगर इस स्ट्रक्चर को सही से समझें तो धीरे धीरे हम सोलेनॉइड की तरफ बढ़ते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो इसमें इस पैटर्न पे होंगी। और सोलेनॉइड क्या होता है कि बहुत सारे क्लोज लूप्स को हम किसी पर्टिकुलर चीज को हम उस पर रैप करें, बहुत सारे वायर नजदीक नजदीक में ऐसे, इसका मतलब ऐसी बहुत सारी कॉइल को करीब करीब रखें तो वो जाके क्या बन जाएगी, एक सोलेनॉइड बनेगी। तो सोलेनॉइड की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सोलेनॉइड की जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ ऐसी होगी, जैसे ये, और इसके ऊपर हमने बहुत सारे करंट कैरिंग ये लूप टाइप के ऐसे ऐसे रैप कर दिए वायर को, तो इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। ऐसा, ये एक सोलेनॉइड है जैसे ये, और यहां से करंट निकलेगी तो इस तरीके से करंट फ्लो करती जाएगी ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक सोलेनॉइड है।
अब सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की बात देखेंगे तो इसकी एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो इस तरीके से, अगर ये वायर में ऐसी करंट है तो ये सीधे एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी बी, और जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे ये यूनिफॉर्म ऐसी होगी, और फिर धीरे धीरे ये इस तरीके से सिमिलर पैटर्न को फॉलो करती हुई, जैसा अभी मैंने बताया इस तरीके से। यहां पर अगर ये छोटा होता है, एक सिंगल लूप होता है ऐसे, तो यहां ये क्लोज लूप बना लेती है ऐसे, और यहां और बाकी जगहों पर ऐसे, और ये स्ट्रेट ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरीके से। लेकिन जब ये सोलेनॉइड ये लॉन्ग हो जाता है तो ये यहां पर क्लोज लूप ना के साथ कोई बन पाता है, अदरवाइज ये क्लोज लूप आता नहीं है, ये फिर दूर जाके क्लोज लूप होता है ऐसे। तो इसकी एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या कहीं पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और आपके केस में विशेष करके लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से है, तो लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम ये देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लेते हैं एल, तो एक हम क्या करते हैं एम्पीरियल, इसको कैलकुलेट करने के लिए एम्पीरियल इमेजिनरी क्या बनाते हैं, लूप बनाते हैं। ये एम्पीरियल लूप लिया हमने, और ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो एम्पीरियल लूप लिया ए बी सी डी। अब इसकी वजह से हम सारे लाइन इंटीग्रल करके एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो ये एम्पिरिकल रूल है, सॉरी लूप है, और जो ये एम्पिरिकल लूप है इसकी वजह से कहीं पर भी मैंने आपको बताया कि एम्पीरियल बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल करेंगे, और एम्पियर के हिसाब से जो एम्पिरियल लूप होगा इसके वैल्यू म्यू नॉट और इनक्लोज्ड करंट आई के इक्वल होगी ऐसा। अब इसमें देखेंगे कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस सेक्शन से है, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर रही है, और कौन सी क्या है नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहां लाइंस ऑफ फोर्सेज जो करीब में डीसी है, इस पॉइंट को अगर देखेंगे ये वाली लाइन जो है, ये लेंथ करने को तो हम पूरा क्लोज लूप ले लेंगे, लेकिन देखते हैं किसकी वजह से इफेक्टिव फील्ड कट कर रही है और कहां पर नहीं कट कर रही है। तो ये आप देखेंगे कि जो ये सीडी वाला पॉइंट है, ये लूप जो है, इसकी वजह से जो बीडीएल है, इस अफेक्टिव लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर स्ट्रेंथ या लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं है। और इसको देखेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये फील्ड इधर तो ये लाइन इधर, तो यहां भी ये लेंथ अफेक्टिव नहीं है। तो ये भी क्या है, जो ये लाइन आपका बी डॉट डीएल करते हैं, तो ये भी क्या नहीं है, ये लूप में ये लाइनें जो है इनकी वजह से भी कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे है और ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर है। अगर इफेक्टिव लूप को देखें तो यही केवल ये है, अगर इस लेंथ को हम h या l लिख देते हैं, स्मॉल l स्मॉल h से, तो केवल ए बी जो होगा यही इफेक्टिव लेंथ है। और ए बी अगर इफेक्टिव लेंथ है तो हम ये जो म्यू बी डॉट डीएल लिखेंगे, ये डीएल का जो लाइन इंटीग्रल करते हैं तो ये म्यू नॉट इनटू करंट आई, तो आई जो करंट है वो टोटल करंट होगी इस पूरी लेंथ की वजह से, एच लेंथ की वजह से। तो अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, हमने बी को क्या कर लिया, तो लेंथ सीडी लूप की वजह से जो डीएल लेंथ यहां इफेक्टिव लेंथ लेंगे ये 0 आ जाएगी। और बिल्कुल सिमिलरली यहां पर तो लाइंस ऑफ फोर्सेस एब्सेंट है इसकी वजह से, और यहां देखेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो इस क्रॉस सेक्शन से, हमने कहा था आपको जिस क्रॉस सेक्शन से निकल रही होंगी, तो यहां पर क्या नहीं है, ये लाइनें अफेक्टिव नहीं है। तो यहां से ए और डी, अगर इसको हम जो है स्मॉल डी से लिखें, सारी चीजें स्मॉल से लिखें, तो ये डी है तो ये भी डी होगा। ये जो ए बी लूप है एंड बीसी लूप, इनकी वजह से ये इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, 0 होगी। इस डीएल को 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से क्या नहीं है,
कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है कि जिसकी वजह से हम क्या निकालें, मैग्नेटिक फील्ड या करंट हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप देखेंगे तो करंट टेंजेंट के अलावा होगी यहाँ हर जगह, और ये टेंजेंट के अलावा होगी करंट, तो फील्ड ऐसे होंगी। तो ये जो बी होगा आप इसको भी देखेंगे कि ये, तो आई जो होगा वो उस लूप से क्रॉस सेक्शन नहीं कर रहा। जैसे मैंने बताया होगा आपको कि जब ये आप देखेंगे ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, तो जो हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं वो ऐसे ऐसे है। ये क्रॉस सेक्शन म्यू नॉट आई, तो हमने 2 पाई आर यहाँ पर कर दिया था कि बी और डीएल का, तो ये लाइन इंटीग्रल ऐसे करा था, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रही थी। लेकिन जब इस ए बी लेंथ के अलावा किसी लेंथ को देखोगे तो लूप में ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट तो ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे, और इसमें क्या है कि जो आपकी जब करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है और लूप भी ऐसे है, तो वो करंट की डायरेक्शन में होंगे, ना कि वो क्रॉस करें करंट को। तो ऐसी सिचुएशन में क्या नहीं होगा, उनकी वजह से डीएल लेंथ इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जो ये वाली ए बी लेंथ है वो ऐसे है और करंट हर जगह टेंजेंट के लॉन्ग है, ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर लेंथ से करंट आ रही है, या इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से करंट जैसे इसमें जा रही है वैसे यहाँ पर करंट इस पर्टिकुलर लेंथ से आ रही है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये लेंथ तो अफेक्टिव है ए बी वाली, ये रेस्ट ये जो आपकी एडी है और बीसी है ये अफेक्टिव नहीं है, तो इनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, जीरो कर दिया, और इसको इस वजह से जीरो किया, यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्सेस भी नहीं है। तो आप ये देखेंगे जो बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई के इक्वल है, तो इसमें डीएल की लेंथ को हम केवल एच लेंगे, ये तो ये आपका जो भी आएगा, और डीएल इंटीग्रेशन इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो म्यू नॉट आई, तो करंट यही है, तो डीएल को हम ये एच ले रहे हैं, तो यहां से बी की जो वैल्यू आएगी वो होगी म्यू नॉट आई, और ये लेंथ जो होगी इसको हम बी एच वाली लेंथ ले लेंगे। एच लेंथ कौन सी है? एच लेंथ जो है वो ये वाली है, ये। अब आई जो है यहाँ पर करंट है इस एच लेंथ पे, तो आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप्स एन हो, एन जो हो नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ ले लें हम, एन जो है ये नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ ये ले लेते हैं, और आई जो है ये करंट है। यहां पर हमने कंप्लीट आई की बात करी कि टोटल इनक्लोज्ड करंट की, तो टोटल इनक्लोज करंट को अगर हम आई से लिखते हैं, ये कैपिटल आई से मान लेते हैं टोटल इनक्लोज करंट यहां पर आई है, तो ये आई की वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं यहां से। और ये जो करंट मैं लिख रहा हूं ये करंट एक लूप के अंदर है, तो ये करंट इन सिंगल लूप, क्योंकि इसी के टर्म्स में आपसे आंसर पूछा जाता है, तो करंट इन द सिंगल लूप हो जाएगा। करंट इन द सिंगल लूप जो होगा ये आई है, तो इस एल लेंथ के एन लेंथ पे करंट कितनी होगी, तो मान लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन है, यूनिट लेंथ पे टर्न्स एन टर्न्स एन है, और इसकी लेंथ जो है वो एच है, तो ये टोटल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी एन इंटू एच, ये टोटल लेंथ हो जाएगी, और एक पे करंट आई है तो ये करंट क्या हो जाएगी टोटल लेंथ पे एन आई एच हो जाएगी। तो आई जो टोटल करंट होगी आई वो क्या होगी, देखिए वो ये होगी कि एक में करंट ये एन आई है, स्मॉल आई, एक लूप में टोटल लूप कितने हैं एन है, तो एन लूप यूनिट लेंथ पे लूप कितने हैं एन है, तो एन आई हो जाएगी यूनिट लेंथ के लिए, और एच लेंथ के लिए एन आई इंटू में एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी आपकी एन आई इंटू एच, तो आई की वैल्यू आ जाएगी आई एन एच या एन आई एच ये। अब यहां कैपिटल आई की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई और एच, और यहां से एच कैंसिल होगा, इतना नोट करिए फिर आगे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू पुट करते हैं,
ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि BH जो है ये है म्यू नॉट NIH, H से H कैंसिल होगा, तो B की वैल्यू जो आ जाएगी वो म्यू नॉट NI है। ये ध्यान रखना, I जो है वो सिंगल लूप के लिए करंट है और N जो है वो नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ है, म्यू नॉट मीडियम की परमेबिलिटी है मैग्नेटिक, और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो सोलिनॉइड के एक्सिस पर कहीं पर भी अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी लॉन्ग सोलिनॉइड की वजह से, इसके एक्सिस पे अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो वो म्यू नॉट NI के इक्वल होगी, ये आपको ध्यान रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये सोलिनॉइड की वजह से आप जानते रहे। इसके बाद एक इसमें और बचा हुआ है टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोरॉइड। तो जैसे सॉलिनॉइड होता है वैसे पहले ये समझिए कि टोरॉइड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। देखो सॉलिनॉइड में मैंने ये बताया था, पहले दोनों में अंतर समझ लो। सॉलिनॉइड को हमने ये बताया था कि ये होगा और यहां से ये ऐसे आएगा इस तरीके से लूप, ये मैं ऐसा बना रहा हूं उसको, या आप ऐसे भी बना सकते हो ये। और जो टोरॉइड होता है, टोरॉइड कुछ इस तरीके का लूप होता है, ये सर्कुलर रिंग टाइप की है कोई चीज ऐसे, और इस पे हमने क्या करी है इस तरीके से सर्कुलर लूप बनाए हैं। ऐसा ये करंट मान लेते हैं इसमें से। तो जिसको अगर देखेंगे तो ये एक अलग रेडियस होगी, अगर इस कंसेंट्रिक लूप को देखेंगे तो ये और ये एक अलग रेडियस होगी इस तरीके से। और यहां पर जो एक्सिस बन रही है वो आप देखेंगे कि ये एक्सिस बन रही है। तो अगर आप कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड यहां पर या कोई पॉइंट अंदर यहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ आप देखेंगे कि इसको एक रेडियस के अंदर एम्पिरिकल लूप बनाएंगे तो यहां कोई करंट नहीं इंक्लोज होगी, और ऐसे बाहर करेंगे तो वहां भी कोई करंट इंक्लोज नहीं होगी। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वहां जीरो होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी कहां, इस पर्टिकुलर जोन में करंट इंक्लोज होगी ऐसे में। ये जो है और इसकी एक्सिस जो मैंने बनाई इस पे, तो इसके किसी एक्सिस पे अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कह रहा है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसी एक लूप की वजह से हम निकाल लेते हैं, और एक लूप की वजह से निकालने के बाद अगर टोटल नंबर ऑफ लूप्स n है तो उसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जानते हैं कि एक लूप की वजह से अगर हम इस तरीके का एम्पिरिकल सरफेस बनाएंगे ऐसा, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में आएगा और हमेशा करंट टेंजेंट के लॉन्ग आएगी इसमें, तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वही बात हो गई कि ये सर्कुलर पैटर्न है वायर का, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक्सिस के अलोंग होगी यहाँ पर, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर वो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर हम इसको बनाते हैं तो ये आ जाएगा आपका हर जगह टेंजेंट के अलोंग करंट होगी। तो इसकी वजह से जो इनक्लोज सरफेस आएगा B.dl, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और ये म्यू नॉट I इनक्लोज लिखेंगे। तो इसकी वजह से जो इनक्लोज करंट आएगी वो आप देखेंगे कि ये जो इनक्लोजर होगा इसका, जब इस पैटर्न को इनक्लोज करेंगे तो ये एक इस टाइप का सर्कल बनेगा, और सर्कल का जो लेंथ रेडियस होगा सपोज दैट वो r है, तो यहां से आप ये देखेंगे कि ये जो b होगा ये हो जाएगा 2 पाई r, और ये इसके इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट I के। तो b यहां से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन
2 पाई आर। इसमें लूप की रेडियस हो जाएगी। और अगर आपसे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n दिए हुए हैं, कैपिटल N को हम क्या लिख दें, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका B जो होगा, क्योंकि करंट तो एक सिंगल लूप की है, तो N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, टोराइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी एक्सिस पर इसके। तो टोराइड पूछे या सोलेनॉइड पूछे, आप किसी का भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपको स्ट्रेट वायर की वजह से बताई, लॉन्ग वायर की वजह से बताई, सर्कुलर वायर की वजह से बताई। उसमें भी नंबर ऑफ क्रॉस अगर टर्न्स n हो जाएं, जैसे सर्कल में मैंने बताया था कि ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। तो हमने बताया था कि ये आप तरीका लगाएंगे और ये फील्ड इस तरीके से एक्सियल आएगी, और ये रेडियस r बताया था, ये करंट I है। तो यहाँ पर जो B होगी वो म्यू नॉट I अपॉन 2r होती थी, अगर आपको याद है तो, इस तरीके से। और अगर इसमें क्या करते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है, जिसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये म्यू नॉट I अपॉन 2r और n टाइम्स हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, नोट कर लीजिए इसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और मैग्नेटिक फोर्स भी मैंने बता रखी। अब जैसे ये कोई लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से मैंने बताया भी था करंट I फ्लो कर रहा है, ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसकी वैल्यू B है मैग्नेटिक फील्ड की, इसमें कोई करंट I फ्लो कर रही है, और इस वायर की लेंथ जो है वो L है, इस तरीके से। तो मैंने बताया था कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स Fm, ये क्योंकि इसका एप्लीकेशन आगे भी आ रहा है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा पहले फिर से हम बता देते हैं। तो हमने तो मूविंग चार्ज की वजह से, कोई मूविंग चार्ज किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो उस पर फोर्स बताया था F, और वो बताया था Q इंटू B क्रॉस B। और हमने ये भी बताया था कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो B क्रॉस B के अलोंग होगी, B क्रॉस B वेक्टर जिधर आएगा उधर होगी, बस ये चार्ज पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव नेचर का नहीं है, नेगेटिव नेचर का है, तो B क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, या हम ये कह सकते हैं कि इस B क्रॉस B के डायरेक्शन में हो जाएगी। अब इस पे ये तो मूविंग चार्ज है, ये तो करंट कैरिंग एलिमेंट, सॉरी करंट कैरिंग वेक्टर है, या करंट कैरिंग क्या है, वायर। तो इसमें जो करंट कैरिंग चार्ज होंगे, ये करंट जिन वजह से होगी, ये चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, वो जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो अगर इसमें दौड़ रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन। और एक छोटा सा एलिमेंट अगर डीएल काटते हैं, तो इधर करंट एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये आइडियल की डायरेक्शन अलोंग द करंट हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे ये जो आइडियल वेक्टर है, ये बहुत छोटे से एलिमेंट पर क्या है, करंट है। और करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो छोटे से करंट के लिए DI, अगर छोटा एलिमेंट है तो DI करंट होगी, तो DI क्या हो जाएगी, dQ अपॉन dt। तो चार्ज क्या हो जाएगा, dQ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DI इंटू dt। ये या कंप्लीट चार्ज की बात करेंगे तो कंप्लीट करंट टू I, तो Q जो होगा ये हो जाएगा I dt, इस तरीके से। तो ये तो कंप्लीट चार्ज की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जो है टोटल करंट I है, उसकी लेंथ L है, तो इसमें जो टोटल चार्ज होंगे, अगर हम चार्ज की बात करते हैं, तो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा
Q बाई एल होगा, कंप्लीट लेंथ पे क्या होगा, L से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे जैसे यहां हमने कहा di होगा dq अपॉन dt होगा। तो अगर हम यहां से वेलोसिटी की बात करें तो जैसे इसमें करंट फ्लो कर रही है, मतलब चार्ज फ्लो कर रहे होंगे और चार्ज इस एंड से इस एंड तक फ्लो कर रहे होंगे, तो एवरेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें कि कितना कवर कर रहे होंगे चार्ज, तो आप बोलोगे कि सर L कवर कर रहे हैं, चार्ज इस एंड से इस एंड तक जा रहे हैं, मतलब करंट तभी तो फ्लो कर रही है और इसकी लेंथ कंप्लीट L है और किसी एवरेज टाइम t में ये कर रहे हैं, तो L बाई टी जो होगा एवरेज, यही की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई या vd हो गई या वेलोसिटी हो गई चार्ज की, और ये इस डायरेक्शन में होगी। और अगर ये इस डायरेक्शन में होगी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है ऐसे, और ये चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक फोर्स BD क्रॉस क्या होगा, B होगा, और BD को देखें तो L बाई टी है, तो इसको हम BD भी कह सकते हैं। और F से यहां ये लिख सकते हैं कि जो ये चार्ज है आपका F इज इक्वल टू ये Q, और ये क्या हो जाएगा, BD को हम ये लिख सकते हैं DL बाई dt या L बाई टी, DL बाई dt, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, B के, और अगर इस dt को हम यहां से बाहर निकाल लेते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स होगा Q ओवर dt, या यहां से इसको हम ऐसे बाहर करते हैं तो ये dq अपॉन dt ये करंट हो जाएगी, dq अपॉन dt ये हो जाएगा L क्रॉस B, और यहां जो L है, L जो है ये करंट एलिमेंट वेक्टर है, मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ द करंट की डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो L क्रॉस B है, L क्रॉस B जो है, L क्रॉस B, L जो है ये करंट एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, B मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा ये हो जाएगा I, ये dq अपॉन dt को I लिख दिया हमने, I इंटू L क्रॉस B ये होगा, और अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा IL B साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो मैग्नीट्यूड होता है वो साइन थीटा के साथ प्रोडक्ट आता है, तो ये हो जाएगा, और FIL भी साइन थीटा हो जाएगा यहां से, और अगर FIL भी साइन थीटा इसका मॉड और थीटा 90 हो जाए तो ये IL भी हो जाएगा, ये बताया था। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें थीटा जो है वो एंगल है L वेक्टर या B वेक्टर के बीच का, या हम ये कह सकते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर या B के बीच का है, या हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि करंट और B के बीच का है उस पॉइंट पे, या ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर, और यहां से आप देखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के, तो सारी बातें सेम है। इसका मतलब ये सिर्फ इतना जानना आपको कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और डायरेक्शन ऑफ द करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, तो ये IL क्रॉस B या IL B साइन थीटा इस तरीके का मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और इसी का यूज हमें आगे पढ़ना है टॉर्क में, तो ये आपको आना चाहिए, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ कि IL B साइन थीटा ये होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि जो L और B के बीच में एंगल है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये एंगल जीरो है, अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो है, आप ध्यान से देखें, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो हो जाएगा। उसका रीजन ये है, चाहे वो L नॉन जीरो हो, B नॉन जीरो क्यों ना हो, फिर भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी। उसका रीजन ये है कि इनके बीच में जो एंगल है वो जीरो है, मतलब अलाइन नहीं होने चाहिए मैग्नेट। जैसे अब ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जैसे ये क्रॉस फील्ड है, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है, और इसी डायरेक्शन में करंट करिंग वायर है, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये है करंट, तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये ध्यान रखना किन किन केस में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। जैसे इसी में हम एक और बना के आपको दिखाते हैं तो और बेहतर से समझ में आएगा। दोनों को हम प्लेन में बना देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी और करंट कैरिंग वायर को भी। जैसे ये इस तरीके से
ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये कोई लेंथ है वायर है, और ये आई, इसकी लेंथ यहां से इस वायर की वो स्मॉल है ऐसा, और ये इससे एंगल जो बना रहा है ये थीटा बना रहा है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो L क्रॉस बी अगर आप लगाएंगे तो L क्रॉस बी इनवर्ड होगा, तो इस पे फोर्स अंदर की तरफ ऐसे लगेगा F परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, और इसकी जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड जो होगा F वो होगा I L क्रॉस B का मतलब LB साइन थीटा, ये ध्यान रखना है। अब यही थीटा अगर 0 हो जाए, मतलब ये वायर घूम के ऐसे ऐसे हो जाए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड B रहेगी, L इसकी लेंथ भी वही रहेगी, बट इस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये इसके अलाइन हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिए। अगर यही क्या हो जाए कि 90 हो जाए तो ये ILB हो जाएगा, अगर यही क्या हो जाए 180 हो जाए, ऐसे इधर की तरफ रोटेट हो जाए, तो साइन 180 की वैल्यू हो जाएगी, यहां से अगेन 0, क्योंकि साइन का क्या होता है, आपने ये ग्राफ देखा होगा कि साइन 0 पर भी 0 होता है, पाई पर भी 0 होता है, 2 पाई पर भी 0 होता है, तो फिर ये साइन 0 हो जाएगा, तब भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 180 पर भी 0 होगा, 0 पर भी 0 होगा, 2 पाई पर भी 0 होगा। तो इस तरीके से अलाइन अगर होता है फील्ड की, तो चाहे ऐसे ऐसे में हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये करंट एलिमेंट वेक्टर या करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाए, तब भी फोर्स 0 हो जाएगा, और अगर सेम डायरेक्शन में तब भी फोर्स 0 हो जाएगा। ऑब्लिक है तो आइडियल साइन थीटा, 90 है तो ILB, किसी और पर्टिकुलर एंगल पे होगा तो साइन थीटा की वो वाली वैल्यू हम रखेंगे यहां से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स और फील्ड में हमने सारी चीजों की फील्ड आपको ऑलमोस्ट बताई है, स्ट्रेट वायर की वजह से, सर्कुलर वायर की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, फाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, और सॉलिनॉइड की वजह से, टॉरॉइड की वजह से, रिंग की वजह से। रिंग में एक चीज और यहीं पर ध्यान से थोड़ा सा देख लें, फिर ये लगभग टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर हमको सिर्फ मूविंग कॉइल, गैल्वानोमीटर और टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट की बात करनी होगी। जैसे ये मैंने बताया था कि इसकी एक्सिस पे फील्ड यहां पर थी, ये इस तरीके से मैंने दिखाया था कि ये एंगल थीटा बनाते हुए DB थी ये। तो यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद इसकी रेडियस R थी, ये पॉइंट X था, ये स्मॉल r था, सब याद होना चाहिए आपको। तो B की वैल्यू आई थी म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2, और ये था R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2, ये फील्ड थी। ये अगर इसी में बोलते कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें वो m है, तो आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ कई सारे टर्म हो जाए, इसी पे n टर्म्स हो जाए, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द कॉइल, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B, ये हो जाएगी म्यू नॉट NI, कैपिटल MIR स्क्वायर अपॉन में 2 R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो जाएगी। तो ये सारा हमने इसमें बता दिया अब आपको। अब सिर्फ और केवल सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क, जो मैग्नेटिक टॉर्क लगता है, तो टॉर्क की वैल्यू, और इसमें मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज हम लोग करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फिर इतना कर लीजिए। तो सारे फाइनाइट, इनफाइनाइट सारे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए। एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे बताने में थोड़ा आसानी होगी। टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे। ये हेडिंग लिख लो ताकि ध्यान रहे आपको। मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।